हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। आज का टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब दो चार्जेस अगर सेम हो तो दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। इसी रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलॉम्स फोर्स। तो कूलॉम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करने के लिए जो लॉ दिया था वो है कूलॉम्स लॉ। उसका स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two point charges at rest is directly proportional to the magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो रेस्ट में है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इंक्रीज होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल इंक्रीज, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी the magnitude of the force will decrease। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि कूलॉम्स फोर्स तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्जेस विल बी पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो और दोनों रेस्ट पे हो। रेस्ट पे होने का मतलब है दो पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी नहीं बदल रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कूलॉम्स फोर्स, फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स फोर्स। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और दोनों के बीच की दूरी है R। दोनों के बीच की दूरी R है। जब ये रेस्ट पे होगा तो ये जो R की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं हो रहा है। तो Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और मान लेते हैं F इज द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। बाय कूलॉम्स लॉ वी हैव, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R है उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जैसे Q1 और Q2 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स विल डिक्रीज। या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे फोर्स डिस्टेंस डिक्रीज होगा फोर्स विल इंक्रीज। दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आता है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर फोर्स इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, जहाँ पर K क्या है? K is a proportionality constant. Its value depends on the nature of the medium between the two charges. That means ये Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम होगा उस पर K की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हम K की वैल्यू को पहले सेपरेटली देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट K। तो जब वैक्यूम होगा तो या फिर फ्री स्पेस, तब K की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर SI यूनिट्स में, जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे हम पढ़ते हैं
इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट्स में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू का एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट और वैल्यू को काफ़ी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इस वैल्यू को जब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 का मतलब है इस इक्वेशन में, तो फ्री स्पेस या वैक्यूम में फोर्स का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब भी हमें कूलम्ब्स फोर्स निकालना हो किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इन फ्री स्पेस, तब हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, इस पे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जब हम दोनों पॉइंट चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाएं, तब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो डिपेंड करता है K की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम मीडियम में रखेंगे तो K का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। दैट मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, जहाँ पे एप्सिलॉन है, epsilon is absolute permittivity of the medium and epsilon R is called relative permittivity or dielectric constant of the medium। epsilon R को K से भी डिनोट करते हैं। तो K का जो वैल्यू है उसे जब इक्वेशन 3 में हम रखेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन विल बी F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब हमें किसी मीडियम में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स फोर्स फाइंड करना हो, तब हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। बस फ़र्क इतना है, आपको याद रखना है, जो वैक्यूम या फ्री स्पेस में जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे मीडियम में एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो जब भी हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा ही एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इससे बहुत आसानी से आप एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो एप्सिलॉन R है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1, या किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन R इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स फोर्स पे बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।